और हमारी हुकूमत को साबिक़ वज़ीर आज़म ने लेबल किया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बैरूनी साजिश की पैदावार है। अपनी जेब से एक साइफर जाली, एक सफ़ेद कागज़ इस तरह निकाल के लहराया और कहा कि ये इसका ताने बाने जो हैं वो सारे के सारे वाशिंगटन में मिलते हैं। और उस सारे इल्ज़ामात पे बेस करके सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी तकरीरों में, अपने जुलूसों में, अपने मार्च में ये बार बार इस चीज़ को दोहराया गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और हकीकी आज़ादी जो है वो हमारी छिन गई है और हकीकी आज़ादी की मैं जंग लड़ रहा हूँ। और उसकी सारी की सारी बुनियाद जो है उन्होंने अमरीकी साजिश और वो साइफर जिसमें डोनाल्ड लू साहब जो हैं और हमारे एम्बेसडर की जो गुफ्तगू का जो एनालिसिस था उसको बेस बनाया। कल फ्राइडे टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इट्स ऑल ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं इसको कहीं पीछे छोड़ आया। मैं इसका कोई और तर्जुमा नहीं करना चाहता, सादा और सलीस उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। यानी कि सारे का सारा जो है उनकी सारी सियासी ज़िंदगी इमरान खान की जो है वो यू टर्न से भरपूर है। किसी जगह पे वो चंद माह या चंद हफ्तों के से ज़्यादा जो है वो नहीं खड़ा हुआ। लेकिन ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए उसने कौम और मुल्क की के लिए खिफ़त का बायस बना। इस हाउस की जो है इज्जत और वक़ार को उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि इस हाउस के मेंबरान ने अपने वोटों के ज़रिए उसको बाहर निकाला और नई हुकूमत जो है कोलिशन की जो है इसको इंस्टॉल किया। उसने ये सारे के सारा जो एक आइनी प्रोसेस था उस आइनी प्रोसेस को बैरूनी साजिश का और इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया और उस साइफर को जो है उसकी बुनियाद बनाया। आज वो कहता है इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। नो, इट्स नॉट ऑल ओवर। अब वक्त आया है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस के, उसका भी तुम उसकी भी कीमत अदा करो। मैं सियासी कीमत कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी कारकुन हूँ, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन उसकी सियासी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है कि तुम नारा लगा के कि मैं इतने करोड़ घर दूंगा और इतने करोड़ नौकरियां दूंगा और उसकी बात भी नहीं अब करते। इस तरह नहीं एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दे के आप अपनी जान छुड़ा लो और अमेरिका के तरले करने शुरू कर दो। वहाँ पे $25,000 में हाना के ऊपर वहाँ पे बंदा रखो जो तुम्हारे बिहाफ पे वहाँ पे मालिश मुलिश करता है, उनको उनके तरले करता है। और ना सिर्फ वहाँ पे तरले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी तरले हो रहे हैं। इस मुल्क की किस्मत से, इस मुल्क की आवाम की किस्मत के साथ खेलना जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी दौलत और अपनी ताकत के हवस के लिए जो है किसी का भी, इमरान खान तो सरे फहरिस्त है ना, बार बार जो है एविडेंस उसकी हवस की, इक़्तिदार की हवस और दौलत की हवस की सामने आती है, लेकिन किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए जनाब स्पीकर चंद वोटों के लिए और चंद ऐसे लोगों के लिए जो इस बावजूद, कल की उसकी स्टेटमेंट के बावजूद भी अगर वो बिलीव करते हैं
कि वो ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, कन्विक्शन वाला आदमी है, नजरिए वाला आदमी है, तो मैं उन पे अफसोस नहीं करता। मैं इस बात पे अफसोस करता हूं जनाब स्पीकर कि ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे में मौजूद है। ये वार्निंग है हमारे माशरे के लिए, हमारे वजूद के लिए, इस मुल्क के वजूद, इस वतन के वजूद के लिए, कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे फ्रॉडियों को जो है बिलीव करते हैं, उनकी बातों पे यकीन करते हैं। आप भी गवाह हैं यहां पे क्या हुआ, 2013-14 में क्या हुआ यहां पे। ये दरो दीवार के गवाह हैं यहां पे, जो इस मुल्क, इस कौम की किस्मत के साथ जिस तरह खेला गया, जहां पे नाचना और गाना जो है वो 126 दिन जो है जारी रहा, और अंपायर की उंगली उठने की इंतजार करता रहा। उसकी सियासत कल भी इस तरह थी, आज भी इस तरह है, आइंदा भी यही रहेगी कि वो चाहता है कि उसके सर पे कोई मुल्क से बाहर भी हाथ रखे और मुल्क के अंदर से भी उसके सर पे कोई हाथ रखे, ताकि उसकी सियासी दुकानदारी चल सके। जनाब स्पीकर, 3-3.5 साल जो है एक लंबी करप्शन की दास्तान है। आप भी जानते हैं, इस हाउस में लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, अरकान जो बैठे हुए हैं इस हाउस में, उस सारी दास्तान को जानते हैं। यहां पे बाहर के मुल्कों से मिलने वाले जो तहाइफ थे, घड़ियां जो थी, वैल्यूएबल कीमती घड़ियां गायब कर ली गई और उसकी जगह फेक घड़ियां रख दी, जाली घड़ियां, उस तरह की उनकी नकली घड़ियां रख दी गई। यहां तक इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस के जेर निगरानी ये सारी वारदातें होती रही। अल्लाह का फजल है जनाब स्पीकर, कोलिशन हुकूमत ने पिछले 7-8 माह में किसी सियासतदान को, किसी सियासी वर्कर को जो है अपनी बोझ का या अपने कीने का निशाना नहीं बनाया। नैब ने कोई पॉलिटिकल केस नहीं बनाया, किसी के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा जिस तरह मेरे पे लगाया गया। मैं, शहबाज शरीफ और हमजा एक ही उसमें जो है वो जेल में कैद थे यक वक्त। आसफ जरदारी साहब कैद थे, उनकी हमशीरा कैद थी, मियां नवाज शरीफ कैद था, उसकी बेटी कैद थी। इसने रिश्तों की पहचान हमारे माशरे में भुला दी है लोगों को। जिन रिश्तों का तकद्दस जो है, दुश्मन भी जो है उस तकद्दस का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस शख्स को ना रिश्तों की पहचान थी, ना अपनी जबान की पहचान है। उसने ऐसी रस्में, ऐसी रवायात को जन्म दिया हमारे माशरे के अंदर, जिनको देख के भी, जिनको सोच के भी इंसान का सर जो है शर्म से झुक जाता है। कि हादसात जो हैं इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत में ऐसे हादसात आए हैं कि इस शख्स को इख्तिदार मिल गया और 3.5 साल जो है वो भुला के कहता है, DGI को कहता है कि ये मेरे सारे मुखालफों को अंदर करो। जनाब, जब बेटी के और बहन के रिश्ते का को जो शख्स एहतराम ना कर सके, जो अपनी वालदा के नाम पे बनाए हुए अस्पताल के पैसे खा जाए, अपनी सियासत पे इस्तेमाल कर ले, खैरात और ज़कात के पैसे, आज वो कहता है कि भूल जाओ बैरूनी साजिश को, भूल जाओ जो है इंपोर्टेड हुकूमत को, और भूल जाओ साइफर को, भूल जाओ हकीकी आजादी को। आज 2 हफ्तों से तकरीबन जो है GT रोड पे रुल रहे हैं, खुद जाके घर बैठ गया। और जो हालात हैं GT रोड पे रुलने वालों को, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने
नहायत नामसाइद हालात के बावजूद जो है जनाब स्पीकर कोशिश कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, ये हाउस गवाह है कि इस मुल्क के हालात जो है ठीक किए जाएं। जो खंडरात छोड़ के गया इमरान खान, उन खंडरात के ऊपर एक नई इमारत तामीर की जाए इस मुल्क की, इस रियासत की। 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो रियासत से सवाल कर रहा है कि मेरे सर पे छत नहीं है, बारिशें दोबारा शुरू हो गई हैं, सर्दियां आ रही हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं, इमरान खान किसी सैलाब ज़दा इलाके में नहीं गया। क्या कमिटमेंट है इसकी 22 करोड़ आवाम के साथ, या इस जमीन के साथ, या इस मट्टी के साथ? अभी तो बहुत कुछ आने वाला है जनाब स्पीकर। 190 मिलियन कैबिनेट के अंदर इस तरह लिफाफा लहराया है कि भाई ये एजेंडा आइटम है, इसको भी मंजूर कर दो। उन्होंने पूछा इस लिफाफे में क्या, सील्ड लिफाफा था, इस लिफाफे में कहते नहीं मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। ये काबीना का हाल था। और वो $190 मिलियन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो उस लायबिलिटी अकाउंट में चला गया जो पैसा सिंध हुकूमत की जमीन के लिए कम अदा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो लायबिलिटी क्रिएट की थी, उसमें चला गया। और उस शख्स से सुहावा में जमीन ले ली, 50 करोड़ रुपया ले लिया और खुद और अपनी बेगम साहबा और साथ वो गोगी जो है उसका ट्रस्ट बना लिया। आज वो गोगी बाहर से बैठ के पंजाब में कारोबार कर रही है, वही कारोबार कर रही है जिसकी वजह से वो बाहर बैठी हुई है। जनाब स्पीकर, हया आती है, शर्म आती है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ऐसी बातें करते हुए भी कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े ऐवानों के अंदर, इक्तदार के ऐवानों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए। ये हादसा है। और आज भी लाखों लोग जो हैं, उनको कल जो उसने यू टर्न लिया है उसका उन पर कोई असर ना होगा। लेकिन एक बैनुल अक़वामी ताकत है, एक वर्ल्ड पावर है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं पिछले 75 साल में ऑन ऑफ होते रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रही है। हमने किसी मुल्क की मामले के अंदर जो है इल्जाम जो है उनकी दहलीज पे जाके नहीं रखा, इसने इल्जाम उनकी दहलीज पे जाके रखा। फिर FIR दर्ज करवाता है। अपनी हुकूमत है, परवेज अलाई की हुकूमत है, उसमें FIR इसकी दर्ज नहीं होती इसकी मर्जी के मुताबिक। उसका गिला भी जो है वो इस कोलिशन हुकूमत के साथ है। भाई अगर थाना कोसार में FIR दर्ज ना हो, आपकी सेक्रेटेरिएट के थाने में ना गर्दा, तो हमसे गलत जायज है बिल्कुल आपका। लेकिन वजीराबाद तो गुजरात से जो है पैदल जाया जा सकता है जहां पे FIR दर्ज होनी है। अगर परवेज अलाई साहब जो है मोहतरम, उनकी आपकी मर्जी के मुताबिक FIR वहां पे दर्ज नहीं करते और आज तक किसी मुल्जम को अदालत में पेश नहीं किया गया, और जिस शख्स ने उस मुल्जम को पकड़ा वो अपने बमा खानदान के मेहमान है पंजाब हुकूमत का लाहौर के अंदर, उसको कोई नहीं मिल सकता। सारी की सारी सियासत की बुनियाद ही झूठ पे है। आज मजबूरन जो है वीडियो बना के जो है अपने जख्मों की जो है वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई है। अभी तक जो है ये फैसला नहीं हो सका, 6 गोलियां लगी हैं, 4 लगी हैं, 2 लगी हैं, ये फैसला नहीं हो सका। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे उनको, किसी के साथ भी ये हादसा ना हो।
हमने तब भी मजम्मत की थी, आज भी मजम्मत करता हूं, लेकिन इस मुल्क की किस्मत के साथ ना खेला जाए। जनाब स्पीकर, हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजरे हैं। आपको भी एहसास है, मेरे साथी जो हाउस के इस तरफ बैठे हुए हैं या इस तरफ बैठे हैं, हम सबको एहसास है इस बात का। आप जो है बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं, सियासतदान जो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचे हों, ताल्लुकात जो है सही करते हैं, उनको मेंड करते हैं, उनको सही डगर पे लेके आते हैं। आप ताल्लुकात बिगाड़ते हैं लोगों के साथ। वो सारा जो तोशा खाना वाला स्कैंडल है, वो क्या सोचते होंगे वो जो जिन मुल्कों से वो मिला हुआ था हमें तोहफे, चलें ले लिया आपने, कोई नहीं है, पैसे जमा करा दिए, 50% थे या 20% थे या 30% थे, कोई नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन का। लेकिन उसके साथ ये कारोबार क्या करनी है आपने? इतनी दौलत जो है, चंदा आप खा जाते हो, चाहे वो ज़कात आप खा जाते हो, लोगों से पैसे पकड़ लाते। अभी भी इस वक्त भी लोगों से ये पैसे पकड़ रहा है, इस वक्त भी। मैं डिटेल आपको बता सकता हूं। जो लोग इसको फाइनेंस कर रहे हैं उनकी डिटेल भी मैं आपको बता सकता हूं। आखिर जिन लोगों को ओबलाइज किया जाता है कि जनाब वाला, मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने वो सारा हकीकी आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश वाला बयानिया अपना जो है दफन कर दिया है, तो इस हाउस के मुतल्लिक जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, जो वोट और नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हुआ, इस हाउस की मेजॉरिटी ने उनको हुकूमत से निकाला, उसके मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की थी, आपकी कुर्सी पे एक शख्स को बैठा के उससे इस हाउस को डिसॉल्व करवा दिया, इस असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया। वो तो अदलिया जो है केम टू आवर रेस्क्यू, उन्होंने आइन को बचाया, नहीं तो आइन तो उस दिन पामाल हो चुका था। ये सारा कुछ करके और बड़ा कंफर्टेबली वो कह रहे हैं कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। अमेरिका के साथ जो है हम लवी डवी हो गए। मेरा ख्याल है कि इस हाउस को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि एक शख्स जो है गलियों और बाज़ारों के में ऐसे इल्ज़ाम लगाता रहा है 7-8 महीने, और कल उसने वो इल्ज़ाम आज लपेट लिए हैं, तो ही शुड नॉट गो स्कॉट फ्री। उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। अवाम में तो अदा करेगा, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुनासिब बनता है उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक सफ़ेद कागज़ जेब से लहराया और कहा कि ये साइफर है, और फिर सोशल मीडिया और तकरीरों में बार बार इस बात की तकरार की कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। उन्होंने ये बयानिया बनाया और अब कह रहे हैं इट्स ऑल ओवर, इट्स बिहाइंड मी, मगर इट्स नॉट ऑल ओवर, इट्स नॉट बिहाइंड यू। अब वक्त है कि जो जो झूठ कौम से बोले गए हैं उनकी इमरान खान से पूछगछ की जाए, इमरान खान को उनकी सियासी कीमत अदा करनी होगी। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। इजलास से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इससे हमने आपको आगाह किया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा देही इलाकों में सर्दी शुरू हो रही है, मुतासरीन की मदद का काम तेज़ किया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें आगाह किया जाए कि मुतासरीन को NPDM में और सिंध हुकूमत ने मिलकर क्या सामान दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आला सिंध को मुतासरा इलाकों से पानी की फौरी निकासी, बेघर लोगों की आबादकारी और हारियों को बीज और खाद की फ्राहमी के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर ख़ारजा ने हिदायत की कि जिन इलाकों में अभी पानी मौजूद है उसकी निकासी जल्द करें, जबकि घरों की तामीर का हतमी मंसूबा शुरू करवाएं।
यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर यल्वा जोहानसन ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ नकल मकानी री-एडमिशन, गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी करने वाले अफराद और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन री-एडमिशन मुआहदे पर बातचीत के लिए 13 और 14 नवंबर के दौरान मुख्तलिफ अहम मुलाकातें की। खारजा उमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने यल्वा जोहानसन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास यूरोपीय ममालिक के लिए अफरादी कुव्वत मुहैया करने के बेहतरीन इम्कानात मौजूद हैं। Now, Pakistan, as we all know, possesses a large pool of readily available skilled areas in many fields. Pakistan is therefore well placed today to provide the European Union with the required manpower. I hope that the dialogue on migration and mobility will be fruitful and add another important dimension to what has truly been a beneficial Pakistan-European Union relation. यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर ने कहा कि महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान ताउन का तरीकाकार मौजूद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरीन काम कर रहा है। यूरोपीय यूनियन इस हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। Pakistan is performing very well, and this is also an area where I would like to see a closer cooperation, and we stand also ready to support when it comes to border management and to modernize and to take new steps in an efficient border management and to fight the cross-border crimes. शर्म शेख में होने वाली COP27 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसर माहौलियाती सफारतकारी के जरिए दुनिया को यह बावर कराया कि पाकिस्तान ऐसे अवामल और इंसान के पैदा करदा बहरानों का शिकार हो रहा है जिसका वो जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि तमाम ममालिक उसकी मुश्तरका जिम्मेदारी लें। मजीद तफसील से हमें आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। शर्म शेख में होने वाले COP27 सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी तवज्जो का महवर रहे। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और इससे निपटने के लिए एक मरबूत लाहे अमल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की तजावीज़ को सराहा गया। क्लाइमेट फाइनेंस से मुतल्लिक अमूर की COP27 के एजेंडे में शमूलियत पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी थी। To meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. Climate finance must be clearly defined. A global climate risk index of all parties of the UNFCCC must be created under the auspices of the UN system. मारूफ आलमी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अपने मजमून में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का तफसील से जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहरान पर काबू पाने के हवाले से किए गए वादे की तकमील का मुंतजिर है। सैलाब से जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई, इस सिलसिले में पाकिस्तान के पास दरकार और दस्तयाब वसाइल में बेपनाह फर्क है। मौसमियाती तब्दीली का बोझ बराबरी की बुनियाद पर नहीं, मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। It was a man-made disaster. We are thankful to international community for helping us in this difficult time, but the gap is humongous. The gap is widening by the day. Therefore, it is the duty and responsibility of Global North to understand our difficulties and our plight. कार्बन के इखराज में पाकिस्तान का इंतहाई मामूली हिस्सा, लेकिन इसके बावजूद ऐसे नुकसानात का सामना जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, आलमी माहौलियाती इंसाफ का मुतकाजी है। आज पाकिस्तान तो कल कोई दूसरा मुल्क माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासिर हो सकता है। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया, आज आलमी बरादरी और बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात का मोतरिफ है कि दुनिया को अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अहदाफ की सिम मुतय्यन करना होगी। माहौलियाती फाइनेंसिंग के हजम में इजाफा और इसकी तेज तर फराहमी को यकीनी बनाना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि हमें इस्लाम के ज़रिए उसूलों को अपनाकर अपनी नई नस्ल की अखलाकी तरबियत करना है। इल्म के हसूल के साथ ख़वातीन को मौशी एतबार से मजबूत बनाना होगा। हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें होनहार और हुनरमंद अफराद मुल्क में रहकर अपनी खिदमत अंजाम दें। लाहौर में मिनहाज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ज़माना तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना है। सदर ममलिकत ने कहा कि सियागो सबाक से हटकर किसी बात का हवाला देना या किसी की निजी गुफ्तगू लोगों तक पहुंचाना ग़ैब ज़ुमरे में आता है। हमें अखलाकी गिरावट से इज्तनाब करना है और तस्दीक के बगैर कोई भी खबर आगे नहीं पहुंचानी। यही इस्लाम का उसूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात ख़त्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आज इमरान से सवाल नहीं बल्कि आज इमरान की बात पर यकीन करने वालों के लिए सवालिया निशान है। झूठे मुल्की मुफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवालिया निशान है। पार्लिमान, अफवाज पाकिस्तान और इदारों को गद्दार ठहराकर सिर्फ ये कहकर कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर और ये बात खत्म। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान ने अपने हामियों को पागल और भेड़ बकरियां समझ रखा है। अमरीकी साजिश, इंपोर्टेड हुकूमत और रजीम चेंज का बयानिया पसे पुश इसलिए डाला गया क्योंकि वो कभी मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आज नाम निहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात को संगीन खतरात में डाला और इक़्तिदार की हवस में मुल्क और कौम को दांव पर लगा दिया। नाज़रीन, खारिया में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बायस जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बायस शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। मार्च की वजह से जीटी रोड की अतराफ कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने की वजह से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। पीटीआई के एहतजाज की वजह से जीटी रोड, खारियां और डंगा रोड समेत दीगर रास्ते बंद होने से एम्बुलेंस को रास्ता न मिला, जिससे मरीज और इसके लवाहिकीन शदीद अजियत में मुब्तला रहे। पीटीआई के एहतजाजी मार्च के सिक्योरिटी के नाम पर खारिया, लाला मूसा और मंडी बहाउद्दीन की तरफ जाने और आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। रास्तों की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीटीआई के कारकुनों और पुलिस ने न सिर्फ आम लोगों को गुजरने की इजाज़त न दी बल्कि एम्बुलेंसेज को रास्ता देने से भी इनकार कर दिया। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि नवंबर का महीना भी गुजरने वाला है, अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत काश्तकारों की माशी नस्लकुशी करने के दर पे है। अपने वीडियो पैगाम में सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि वक्त पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ गन्ने की कीमत तय करना हुकूमती जिम्मेदारी थी जो नहीं हो सका। दूसरी तरफ गंदम की काश्त का सीजन भी हुकूमत की नाअहली और काहली के सबब गुजरता जा रहा है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की 32 अजला में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त के मुताबिक बलूचिस्तान के इन 32 अजला में खवातीन की 2082 मखसूस नशिस्तों पर 3263 कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं। इसी तरह किसान की 902 मखसूस नशिस्तों पर 1820 कागजात नामजदगी, वर्कर्स की 902 नशिस्तों पर 1807 कागजात नामजदगी, जबकि गैर मुस्लिम की 902 नशिस्तों पर 316 कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान 15 से 17 नवंबर तक इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। पोलिंग 14 दिसंबर 2022 को होगी। नाज़रीन, आज दुनिया भर में ज़ियाबतस का दिन मनाया जा रहा है। शोबा तिब में ये मरज़ खामोश कातिल कहलाता है। इस मरज़ पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, जहां लोगों को ज़ियाबतिस के हवाले से आगाही फराहम की गई है। मजीद तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़ियाबतिस का शिकार हैं, जिसमें से 25% को इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो इस मर्ज में मुब्तला हैं।
तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतस में मुब्तला अफराद की जानिब से संजीदगी से तवज्जो ना देने पर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इस मर्ज के हवाले से अवाम को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। Message that we're trying to spread today is that we can screen for diabetes. लोग आए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। डर उनको लगता है कि उनको डायबिटीज़ है, क्या उनके चांसेस हैं डायबिटीज़ डेवलप करने के, दांतों पे क्या असर पड़ता है, पेट पे क्या असर पड़ता है, किडनीज पे क्या असर पड़ता है, हार्ट पे क्या असर पड़ता है। We'll have all the specialists here ready to answer all those questions. ज़ियाबतस होने की बुनियादी वजूहात में मुतवाज़न ग़ज़ा का ना होना, मोटापा और गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी शामिल हैं। ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। लाइफस्टाइल को अगर आप अपना मेंटेन रखते हैं तो आप डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वक्त के ऊपर अगर आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें और उसे कंट्रोल कर लें तो यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल। आप अपनी खुद अच्छी मॉनिटरिंग करें ग्लूकोज की। बर वक्त जब उनको वो सिम्टम्स का पता चले तो वो तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स के पास आएँ, उनकी कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकें डायबिटीज़ की और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। ज़ियाबतस का ज़्यादातर इन्हिसार जीनियाती और माहौलियाती अवामिल पर होता है, लेकिन आप सेहतमंद ग़ज़ा और चुस्त तर्ज ज़िंदगी से अपने खून में ग्लूकोज को मुनासिब सतह पर रख सकते हैं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। जी हाँ जी, हर साल को ज़ियाबतस काल में दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर इसकी डेट है और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात, ये होता क्यों है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान, माहिर ज़ियाबतस हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इस खास मौके के ऊपर कि हम लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के हवाले से, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं कि इसकी इकसाम क्या है, ये मर्ज होता क्यों है, वजूहात क्या होती हैं इसकी? देखिए, डायबिटीज प्राइमरीली बहुत सारी किस्म का होता है, लेकिन इसमें जो कॉमन है वो यही है कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, और ये जिनसी वजूहात के अलावा शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने वाले लोगों को, मोटापा और एक्सरसाइज ना करने वाले लोगों को होता है। और इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे इंसुलिन की अफादियत कम हो जाती है और टाइप 1 में इंसुलिन बनना कम हो जाती है। तो इसमें दोनों में तफरीक भी बहुत ज़रूरी है और बचाव से कोशिश भी करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो ज़ियाबतस और शुगर की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के हवाले से कहा जाता है, खुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी बुनियादी ऐसी अशिया हैं जो हम खुराक में शामिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी खुराक है जिससे इज्तनाब करना होता है? देखिए, हमारे मुल्क में शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उसकी मेन वजह यही है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो ज़्यादा जैसे चाय पीना, शुगर वाली मिठाई का इस्तेमाल, मशरूबात, वाइट ब्रेड, पेप्सी, 7 अप, इन सब में बहुत शुगर कंटेंट हाई होता है और हम ये लेते भी बहुत ज़्यादा हैं। मेन तो खुराक में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम एज अ नेशन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते, मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अपना वज़न का ख्याल भी नहीं रखते। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से हम इस वक्त दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में हैं जिनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और ये दिन ब दिन इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग पाकिस्तान में डायबिटीज़ से डायग्नोस्ड हैं, और कितने लोग अनडायग्नोस्ड हैं शायद इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो हमें ख़ास तौर पे चीनी, गुड़, शहद, इस तरह से इनसे कोई भी चीज़ बनी हो, जलेबी, मिठाई, इस तरह की चीज़ें कम से कम खाने चाहिए, और जो हम खाते हैं उसको एक्सरसाइज के ज़रिए थोड़ा कंज्यूम करने की ज़रूरत है ताकि वेट भी ना बढ़े और डायबिटीज़ का रिस्क कम हो। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मकसद है जितनी भी जो वाइट चीज़ें हैं, जितनी भी जो सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं, उनको भी ये बीमारी जल्द अपनी लपेट में लेती है, क्या ये दुरुस्त है? जी, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ऐसा है, लेकिन सब चीज़ें ज़्यादातर लिंक इन तीन चीज़ों से ही होती हैं। जैसे जो लोग डिप्रेस भी होते हैं, अक्सर वो मेडिकेशंस भी ऐसे ले रहे होते हैं जिससे उनकी एपेटाइट भी डिफरेंट तरीके से मुतासर होती है। तो ये 3 चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए, यही जो डाइट है, एक्सरसाइज है और मोटापा, तो बाकी सारे फैक्टर्स बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइमरीली ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम एक्सरसाइज कम करने वाली नेशन है या फिर खुराक के हवाले से हम बद एहतियाती बरत जाते हैं, इस इब्तदाई तौर पर क्या निशानियां हैं, सिम्टम्स क्या हैं? अगर किसी को अपनी शुगर के हवाले से कुछ सस्पिशियस है कि उसे शुगर का मरज़ तो लाहक नहीं हो गया, क्या ये इनहेरिटेड भी होता है? ये दाग बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक दफाई अदारे के सरबराह की तकर्री का इशू गली कूचों में डिस्कस किया जाए। जनाब स्पीकर, गुजारिश इतनी है कि अगर यहां तक भी बात होती रहती तो जनाब स्पीकर, कौम पिछले 4 माह से बर्दाश्त कर रही थी, आज उस शख्स ने नई बात की। उसने कहा हमारी फोर्सेस आजाद नहीं हैं। तो फिर हमें बताया जाए कि 4 साल इक्तदार में रहते हुए जो वो बातें कर रहा था और आज भी इक्तदार से निकलने के बाद वही बातें कर रहा है, और 4 सालों में अगर उसने कर्जे नहीं लिए थे, जो आज बात कर रहा है कि कर्जे वापस कैसे करेंगे, तो उस वक्त उसको सोचना चाहिए था। उस वक्त महंगाई जो थी, उस वक्त जो मईशत से खेल रहा था, उस वक्त दिफाई पॉलिसी जो बना रहा था, खारजा पॉलिसी जो बना रहा था, दाखिला पॉलिसी जो बना रहा था, उस पे उस वक्त भी लब कुशाई करता, कोई अमलन काम करता तो लोग समझते जो आज रोना रो रहा है शायद ये दुरुस्त है। मगर जनाब स्पीकर, उसने यहां इसी जगह खड़े होकर कहा था कि हमारे अदारों ने पाकिस्तानियों को गैर मुल्कियों के सामने भारी कीमत पर बेचा। वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे जब ये बात कर रहे थे, तो क्या उस वक्त उनको कोई कमेटी या कोई एक्शन लेना चाहिए था? और आज जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब एक सजा याफ्ता शख्स जो है उससे मशावरत की जा रही है दफाई अदारे के सरबराह के हवाले से। तो जनाब स्पीकर, कोई ये पूछना चाहेगा उससे कि जनाब उस सजा याफ्ता शख्स को सजा याफ्ता बनाया किस लिए और क्यों कर बनाया गया? बगैर सबूत के आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया। तो इसके बावजूद भी आज ये कहता है कि वो सजा याफ्ता रहे, मगर इसके केस जो हैं वो पेंडिंग रहे, उस पे स्टे चलते रहे, उनके कोई फैसले ना कर सके। जब ये 4 साल इक्तदार में था उस वक्त भी अदारों को ब्लैकमेल करता था, अदारों के सरबराह जो थे उनकी कमजोरियों को उजागर करके अपनी मर्जी के फैसले लेता था, जिसमें नैब के चेयरमैन भी शामिल हैं उस वक्त के। मगर आज भी जो उसने वतीरा बनाया हुआ है, वो कहता है कि जनाब मुझे 4 गोलियां लगी या 50 गोलियां लगी, अल्लाह ने तुम्हें महफूज किया, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, मेरी ख्वाहिश है तुम्हें 1 गोली भी ना लगे। मगर जो तू झूठ बोल रहा है, तुमने तो अब्दुल्ला बिन उबई आज अगर जिंदा होते तो वो शख्स कहता कि ये मेरा उस्ताद है। ये इस तरह के रोज झूठ बोलता है कि आज फिर इसने जो बात की है अदारों के हवाले से। जनाब स्पीकर, ये कौम एक खुददार कौम है, जिंदा कौम है, मगर ये अपने अदारों के मुतल्लिक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो ये कहता है कि हमारे अदारे आजाद नहीं हैं। अगर अदारे आजाद नहीं हैं तो 4 साल फिर मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे, और अगर जुबान थी तो उस वक्त बोलता क्यों नहीं था? उस वक्त ये कहता था कि हम सब एक पेज पे हैं, क्योंकि एजेंसियां तुम्हें हुकूमत में लाती थी, एजेंसियां बकौल तेरे के बिल पास करवाने के लिए तादाद पूरी करती थी। और आज अगर अदारे आजादाना फैसले देने शुरू किए हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप ये कहते हो कि अदारे जो हैं फिर से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलें। तो जनाब स्पीकर, एक बात की गुजारिश है आपसे, जो रूलिंग आपसे चाहता हूं वो ये है
कि क्या 75 सालों में बेज़ाब्तगियाँ होती रहीं, नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं, मगर दफाई अदारे की चीफ की तकर्री के हवाले से कभी इस तरह का माहौल आपने पाकिस्तान में देखा या दुनिया में कहीं देखा? और क्या आज जो वो बात कर रहा है कि एक हमारा दफाई अदारा आज़ाद नहीं है, तो फिर मुझे तो फिक्र इस बात की है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम रखते हैं, हम एटमी कुव्वत हैं, फिर क्या ये तो उनके हाथों में है। तो क्या अगर इसकी बात को सही माने तो फिर मेरा पाकिस्तान कहां खड़ा है? फिर मुझे ये बताया जाए कि 75 सालों में कहा जाता था कि पेट पर पत्थर बांध के हम इस पाकिस्तान का दिफा जो है नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। तो जिसने नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी उस जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, और जिसने तजर्बा किया उस नवाज शरीफ को आपने सजा देकर हाईजैकर बनाया। तो ये जो बातें कर रहा है, कोई है जो इसकी बात का नोटिस ले? और आज भी ये कहूंगा, जो रूलिंग की बात कर रहा हूं, जनाब स्पीकर, एक अदारे की जानिब से यह कहा गया कि हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए, तो फिर आज बताया जाए कि हुकूमत वक्त के हाथ पांव किसने बांधे हुए हैं कि ये इसके मुंह में जो जुबान पे बात आए ये कह दे, इसकी इतनी लंबी जुबान हो जाए कि दुनिया हम पे हंसे, हमारे दिफा के हवाले से उंगलियां उठना शुरू हो जाएं और इसको कोई नोटिस ना कर सके। इसलिए ये गुजारिश करूंगा कि इसकी जुबान बंदी की जाए, ताकि मेरी नौजवान नस्ल की जो ज़हन साजी की जा रही है, जो गंद घोला जा रहा है, ये अब्दुल्ला बिन उबई का उस्ताद जो है, इसकी जुबान बंद की जाए। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान ने नई बात कर दी है। वो कहते हैं कि हमारी फोर्सेस आज़ाद नहीं हैं। अब कहता है कि कर्जे वापस कैसे करेंगे, जब तक इक़्तिदार में था तो मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचा। इमरान खान गली कूचों में कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहा है। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मुफाद के लिए क्या काम किए वो बताएं। और कुछ बात करेंगे मौसम की। मौसम सरमा की पहली बारिश लाहौर, इस्लामाबाद, बलाए खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि सवात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का आगाज भी हो गया है। बारिश और ठंडी हवा लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, शोरकोट, सराय आलमगीर, गुजरात समेत कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।